समूचा विश्व जो है इसकी चपेट में आया है। एक नई व्यवस्था, एक नया वायरस आया और किसी को यह पता नहीं था कि इस सिचुएशन में क्या करना है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। परंतु जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मैं बोलना चाहूंगा इसको हैंडल किया गया है, ये कुछ ठीक नहीं था। आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि इस घड़ी में हम लोगों की कांग्रेस की जो है परंपरा रही है कि आरोप प्रत्यारोप ऐसे कभी भी समय में नहीं लगाती, परंतु कुछ बातें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देनी चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जवाबदेही भी उनकी है। घोषणा हुई 24 मार्च को और 25 सुबह से लग गया था। 24 जैसे घोषणा हुई तब से लग गया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से चंद सवाल पूछना चाहूंगा आपके द्वारा, जो कि उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं जो आम जनता पूछ रही है, पर उनके पास कोई मंच नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं भी जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने कोविड फंड बनाया, मैं केवल मात्र इतना जानना चाहूंगा, उसमें एम्प्लॉयज से पैसे काट के डाले गए, विधायकों की निधि काट के डाली गई, एम्प्लॉयज इवन डॉक्टर्स और नर्सेज की भी तनख्वाहें काट के उसमें डाली गई, जो कि कंपल्सरी था। वो पैसा कहाँ खर्चा है? मैं कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, आज तक एक भी पैसा जो है कसुम्पटी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं खर्चा गया, और मैं समझता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं खर्चा गया। जो भी राशन बांटा गया है, जो भी मास्क बांटे गए थे, सैनिटाइजर बांटे गए थे, या अन्य जरूरत की चीजें, एसेंशियल आइटम्स बांटी गई थी, वो लोगों द्वारा इकट्ठी करी गई, जो जनता में बांटी गई। हमारे को बोलने के लिए 3-3 लाख रुपए बोला गया था कि एसडीएम्स के पास आए हैं, उसमें उन्होंने मास्क भी खरीदने थे, राशन भी खरीदना था, मजदूरों को दाना ले जाने भी था। मैं जानना चाहता हूँ क्या 3 लाख पर्याप्त था? एक पैसा भी अगर उन्होंने खर्चा किया होगा, उसका जो रिकॉर्ड जो है वो जनता के सामने रखें। कितना पैसा इकट्ठा किया गया सीएम फंड में, उसका कोई भी हिसाब नहीं। कोई आरटीआई में मांगेगा, ना मान्य ना हिंदुस्तान सरकार के पास इस चीज का जवाब है कि आरटीआई के अंडर नहीं आता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हम नहीं आपको बता सकते किससे कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, वो आरटीआई के अंडर कवर्ड नहीं है। कितने मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, राशन गवर्नमेंट फंड से बांटा गया, ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करी जाए, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमारे 12 कॉर्पोरेशन वार्ड जो है कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अंडर आते हैं, वहां पे सैनिटाइजेशन वर्क भी हुआ, एम्प्लॉयज लगे रहे। लेकिन क्या जनता केवल कॉर्पोरेशन वार्ड्स में ही रहती है, गांव में नहीं रहती? हमने अपनी निधि से माननीय डीसी महोदय, डीसी शिमला को 25 लाख रुपए, जैसे कोविड शुरू हुआ अप्रैल के पहले हफ्ते में ही उनको हमने चिट्ठी लिख दी थी कि हमारे फंड से जो है जनता के लिए ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये इसकी खरीद करी जाए एसडीएम के द्वारा, और छिड़काव भी जो है हर घर में होना चाहिए। परंतु आज तक जो है माननीय डीसी महोदय ने वो सैंक्शन भी किया, सेक्रेटरी साहब से बात भी करी, वैसे भी आई डीसी ऑफिस, परंतु आज तक वो खर्च नहीं कर पाए। क्यों नहीं खर्च कर पाए? इस बार ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों केवल कॉर्पोरेशन वार्ड में छिड़काव करा जा रहा है? क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव नहीं करा जा रहा? लोग किसान हैं, बागवान हैं, गरीब है, वो अपने पैसे से कभी भी छिड़काव का खर्चा नहीं उठा सकते। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उनको भी सैनिटाइजेशन की जरूरत है, या कोरोना जो है गांव तक पहुंचेगा नहीं? ये सोच रखते हैं। अगर मैं सरकार की तैयारी की बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के पास, पूरे हिमाचल प्रदेश समूचे की बात करूंगा, कितने उनके पास वेंटिलेटर्स हैं? जब ये शुरू हुआ था हमने जानकारी ली थी, विपक्ष के उसमें एमएलएस भी थे, तो हमारी जानकारी के अनुसार केवल मात्र 60 जो वेंटिलेटर थे, उसमें भी 3-4 खराब थे। क्या ये पर्याप्त हैं आज भी? क्या नई खरीद करी गई? क्योंकि
करीबन 2.5 महीने होने को आए हैं और केसेस आपके सामने हैं, ये बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस पर्सनल्स, जो अधिकारी जो कोविड वॉरियर्स थे, उनसे क्यों पैसे कटेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो लोग दिन रात अपनी जो है जान दांव पे लगा के जो है कोरोना पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। आपके सामने ही है, एसडीएम महोदय को, जो एसडीएम शहरी है, उनको जो है कोविड पेशेंट को रात को जलाने जाना पड़ा, और किस तरह से डीजल डाल के जलाया गया, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए टीम गठित होनी चाहिए। बाद में तीन आदमियों की इन्होंने इंश्योरेंस के लिए बोला है, उसमें वो 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, कुछ उसमें होमगार्ड के 1-2 हैं कुछ, लेकिन ड्राइवर्स को अभी तक नहीं दिए जा रहे। जो गाड़ी चला के जाता है उसको आज तक जो है कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, उसको कोई आज तक जो है कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्या उनका परिवार नहीं है? मैं समझता हूँ हर एक आदमी जो कि कोविड पेशेंट्स जो दुर्भाग्यपूर्ण जो वायरस की चपेट में आए हैं, जो उनकी सेवा में लगे हैं, सभी का इंश्योरेंस होना चाहिए, सभी को जो अतिरिक्त जो है बेनिफिट्स मिलने चाहिए, मेरा ये मानना है। लोग हेल्थ के बारे में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्राइजेस भी समय समय पे लेते रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को ये प्राइज मिला है अच्छा कार्य करने के लिए हेल्थ सेक्टर में भी। तो मैं ये बात पूछना चाहूँगा, क्यों मंडी से शिमला कोरोना पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि नेर चौक में अरबों रुपए से बना हुआ एक ईएसआई का हॉस्पिटल, यहाँ क्यों शिफ्ट करा जा रहा है? क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो इक्विप्ड नहीं है इस चीज़ के लिए? क्या केवल मात्र टांडा और आईजीएमसी शिमला ही इक्विप्ड है? और अभी तो आपको पता है कि जनरल पेशेंट्स के लिए 1000 पेशेंट्स की ओपीडी है आईजीएमसी में, आज जो है वो भी बंद हो गई है। पहले ही रिपन हॉस्पिटल जो है जो कि ग्रामीण लोग जिसका जो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, उनके लिए तो पहले ही, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल पहले डिक्लेयर हो गया था, इसमें ओपीडीज बंद हो गई थी, इलाज ही बंद हो गया था। लेकिन आज जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो है, हम लोग समय समय पे आवाज़ उठाते आए हैं कि हम लोगों के पास ज़मीन है भट्टाकुफर इस साइड मल्याना में, यहाँ पे हॉस्पिटल एक बनाया जाए, पर आज तक जो है उसकी कंप्लीशन नहीं करी गई। अगर ये होता तो आज ये दिन ना हमारे को देखना पड़ता क्राइसिस के समय। और जो पेशेंट शिफ्ट करने वाली बात है सरकार को, क्योंकि अभी केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको खुद पता है कि दिल्ली में 60% लोग जो है इफेक्टेड हैं। कितनी टेस्टिंग किट्स जो है हिमाचल प्रदेश में खरीदी है? क्या मैं तो ये समझता हूँ कि हर एक नागरिक जो हिमाचल प्रदेश का है उसका टेस्ट होना चाहिए। किट्स अवेलेबल है इनके पास। सिटीजन्स जो हमारे नागरिक हैं हिमाचल प्रदेश, सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, परमिट्स की व्यवस्था करी, लेकिन कितने लोग लेके आए हैं? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हम गोवा से बच्चे लेके आ रहे हैं, हम यूपी से बच्चे लेके आ रहे हैं, बैंगलोर से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से लेके आ रहे हैं। क्या उनसे पैसे चार्ज करेंगे? क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार जो लोग हिमाचल प्रदेश ट्रेन में आए हैं, बसेज में आए हैं, श्रमिक आए हैं, माइग्रेंट आए हैं, उनसे भी चार्ज किए गए हैं। इस बात का माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। स्टूडेंट्स भी आए हैं, पूरा समूचा देश बंद हो गया था और सरकार ने बोला था कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और पानी के बिल, बिजली और पानी के बिल हम लोग माफ करेंगे। क्या वो माफ करेंगे? उल्टा इंटरेस्ट लगा के 3-3 महीने के बिल जो है उनको दे दिए गए, और उसमें कोविड सरचार्ज भी आपको पता है क्यों लगाया। ये बिल्कुल अनुचित बात है, इसको वेव ऑफ होना चाहिए। एटलीस्ट जब तक कर्फ्यू इम्पोज था, 2 महीने पूरा रहा है, उतने का बिल जो है वेव ऑफ जो है जनता ही पूछे। क्या स्टेप्स उठाए हम लोगों ने? जो होटल ओनर्स हैं सबसे पहले, जिनके कारोबार बंद हो गए, एक तरफ सरकार बोलती है तनख्वाहें ना रोको, दूसरी तरफ वर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट के लिए काम किया। हजारों जो उसमें वेटर्स थे, टूरिज्म से हर चीज चलती है, चाहे दूध है, ब्रेड है, घोड़े वाले हैं, टैक्सी वाले हैं,
अनेकों चीजें, हजारों चीजें जो है टूरिज्म से चलती है। आज जो है स्टैंड स्टिल हो गया है, सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और पास इट ऑन कर रही है दूसरों के ऊपर के तनख्वाहें भी आप देंगे, सब कुछ आप करेंगे, बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जा रहा। क्यों? जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, जो होम लोन्स लिए हुए थे, बिजनेस लोन्स लिए हुए थे, क्यों उसका ब्याज माफ नहीं हो रहा? वो बोल रहे हैं कि हमने 3 महीने के लिए इसको मॉनिटरिंग पीरियड दे दिया है, लेकिन ब्याज तो लगेगा। 3 महीने बाद तो वो और ज्यादा कर्जदार हो जाएगा। ये बात एक गंभीर विषय सोचने वाली बात है। जो फोटोग्राफी करते थे, जो घोड़े चलाते थे, क्योंकि खुद तो इंसान खा रहा है, अपने पशु को भी उसको खिलाना पड़ रहा है। क्या बेनिफिट जो है या राहत राशि के रूप में उन लोगों को प्रदान करें? हम एग्रीकल्चर के बारे में भी बात करेंगे या बागवान और किसान के बारे में। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस इसको बोलते हैं, गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए जो सब्जियां बेचते, जो सब्जियां उगा रहे हैं। आज जो है 1 रुपए या 2 रुपए भी ऐसे हालात हुए हैं शुरू में कि गोभी जो 1 रुपए 2 रुपए सब्जी मंडी में बिक गई होलसेल। पहले वो तो लेने वाला ही कोई नहीं था, अगर है तो लोगों ने अपने ही खेतों में उसको सड़ाने के लिए छोड़ा कि सब्जी मंडी ले जाने में ज्यादा खर्चा है। उनको मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि उनको इमीडिएटली जो है सपोर्ट प्राइस जो है देना चाहिए। साथ ही जो फूल उगाते थे, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल से फूल जो है बहुत जाता है। फूल एक ऐसी चीज है जो शादी में, खुशी में, गम में हर जगह लगता है। जब सब कुछ ही बंद हो गया तो जानवरों को ही खिलाना पड़ा है उनको फूल। उनकी अपनी, जिसको बोलते हैं, जो फूल उगाते थे, जो हमारे फार्मर्स हैं, करीबन मैं आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला की ही बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ट शिमला में कम से कम जो है 15 से 20 करोड़ रुपए का फूल जो है दिल्ली मंडी में लगता है। ये मैं मतलब में डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात। आज जो है उनको अपने खाने के जो लोग हैं, जो उगा रहे हैं, उनको अपने खाने के लाने पड़े। कहता हूँ कि जिन्होंने केसीसी लिमिट ली है, जिन फार्मर्स ने और एग्रीकल्चरिस्ट और हॉर्टिकल्चरिस्ट ने, उनका इमीडिएटली जो है ब्याज माफ किया। क्या इंडस्ट्रीज को या बिजनेसमैन को रिलीफ दिया गया? हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस में भी हमने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है। जितने दिन लॉकडाउन था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो दुकानें हैं, जो किराए पे या लीज पे हैं, जो प्रॉपर्टीज, उनसे किराया जो है ना लिया जाए जब तक वो खुले। रोज आए दिन आप लोगों के माध्यम से सुनने में आता है ये वर्कर्स को पैसे नहीं मिलते, या अब तो चिट्ठियां जो है गवर्नमेंट से इशू हो रही हैं कि आप हमारे को बताएं कि आपने अपने वर्कर को पैसे दिए। हमारे पास चिट्ठियां भी है, प्रोविडेंट फंड वालों की भी है। क्या प्रोविडेंट फंड वाले, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, क्या डायरेक्टली पैसे उनको नहीं डाल सकते जब उनके पीएफ नंबर्स हैं? तो हमारी मांग ये है कि डायरेक्टली इंप्लॉइज को बेनिफिट दें, जो मजदूर है उसको बेनिफिट दें, और डायरेक्टली जो है उनके खाते में गवर्नमेंट पैसे डाले। कई केसेस हमारे सामने ऐसे आए हैं, वो बाहरली स्टेट्स में थे, कोई दिल्ली में था, कोई महाराष्ट्र में था, कोई बद्दी में था। इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, उनके जो वहाँ पे जो काम करते थे, जो टेक्निकल वर्कर्स थे, वो लोग बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। गवर्नमेंट क्या सोच रही है बेरोजगारी के बारे में? क्योंकि बेरोजगारी जो है आने वाले समय में चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। कम से कम हिमाचल प्रदेश में 25 से 30 लाख लोग जो है बेरोजगार हुए हैं। उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है? माननीय मुख्यमंत्री को ये भी जवाब देना चाहिए। कर्फ्यू में ढील दिया गया, सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, हम कल से बसेस चला रहे हैं। पहले किराए को लेकर बात हुई कि हम किराया बढ़ा रहे हैं, बाद में वो नहीं बढ़ाया। पर क्या बसेस वो चल रही हैं? एक दिन शुरू में चली हैं, उसके बाद ये बोला गया अगर 4 बसेस चलती तो एक ही चल रही हैं, वो भी शहरों में। गांव की बसेस ऑलरेडी 70% 80% बसेस बंद कर दी हैं, और हवाला क्या दे रहे हैं कि ये तो घाटे में चल रही है। तो सरकार, ठीक है, कोई भी सरकार हो, वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती है, घाटे में भी काम करना पड़ता है लोगों को सहूलियत देने के लिए। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से ये भी डिमांड है कि बसेस जो हैं सुचारू रूप से जो है
दोबारा से सड़कों पे चलाई जाए। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सेंटर की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से भी बड़ी बड़ी बातें हुई। हमने 20 लाख करोड़ रुपए का फंड जो है रिलीज किया है, पैकेज दिया। मैं जानना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश को 20 लाख करोड़ में से कितने पैसे आए, और आए हैं तो उन्होंने कहाँ खर्चे या कहाँ खर्चने की प्लानिंग है। ये जो है एक श्वेत पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री को जारी करना चाहिए। ये भी जारी करना चाहिए कि क्या वो सिर्फ कागजों में ही है, या बड़े बिजनेसमैन को फायदा देने के लिए है, या बैंकों को दिया है कि लोग लोन कर्जा लेके जो है वो तनख्वाहें दें, या कर्जा लेके जो है अपनी किस्तें भरें। क्या इसके लिए है कि 2 महीने का राशन हम लोग देंगे? अभी तक केवल मात्र मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रामीण क्षेत्रों में केवल फॉर्म जमा हो रहे हैं, अभी तक राशन किसी को नहीं। वो फॉर्म ले रहे हैं पंचायत प्रधान के थ्रू और सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरीज के थ्रू फॉर्म ले रहे हैं, पर एक भी आदमी को अब तक राशन नहीं मिला। और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि एमएलएस की जो है तनख्वाहें जो काटी गई, इस बात का बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। पर एमएलए जो फंड था वो क्यों काटा? वो इसी नाम पे काटा गया है कि हम लोग कोविड फंड काट रहे हैं। आप पूरा जो एमएलए निधि जो होती है वो खत्म कर दी गई। अगर खत्म कर दी गई है तो वो कहाँ खर्ची है, ये भी बात श्वेत पत्र के द्वारा सामने आनी चाहिए। हमने फर्स्ट वीक में माननीय डीसी महोदय को, जैसे कि मैंने बताया, आपको 25 लाख रुपए दिए, पर आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है। ये भी मैं आपके समक्ष बात करूँ। रोज शाम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक प्रेस स्टेटमेंट जो है जारी करते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सरकारें जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा। लोग क्या चाहते हैं वो आपको सोचना चाहिए। अपने मन की बात बताने से ज्यादा लोगों के मन की बात क्या है वो सुन के इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद